यह हम लोगों का 18वां क्लास है इस चैप्टर के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत, क्योंकि यह अध्याय जो है वो है द इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि आप लोगों को एसएसटी में पढ़ना है। और यह चैप्टर नंबर 2 है जो कि हिस्ट्री के अंतर्गत भी आता है। और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार जिसके तहत आप लोगों को पढ़ाई करनी है, हम लोगों ने पिछले 17 कक्षाओं में इसे और इसमें वो सारी बातें देखी है, वो सारी बातें मैंने आप लोग को बताया है, पढ़ाया है, जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात शुरू की थी द फर्स्ट एंग्लो सिख वार की 1845 टू 1846, और इसी को हम लोगों ने शुरू करके बीच में रोका था। अब इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और इस कक्षा के माध्यम से अब वहां से हम लोग आगे की बात करेंगे जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद दलीप सिंह, जो उनके सबसे छोटे बेटे होते हैं, वो महाराजा बनते हैं, वो राजा बनते हैं, और आर्मी के पास, उनके जो सैन्य बल है उनके पास शक्तियां निहित होती है। आगे उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे आगे की, जहां पर अब इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। तो द ब्रिटिश वेयर नेवर ग्रेट फ्रेंड ऑफ द सिख एंड द फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल स्टार्टेड व्हेन द सिख आर्मी क्रॉस्ड द सतलज। जो अंग्रेज थे वो कभी भी एक बहुत अच्छे मित्र नहीं हुए सिखों के, और वो कभी भी किसी के अच्छे मित्र नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अपने हित साधने थे, मौका परस्त थे, क्योंकि ये सारी बातें थी। तो वही लिखा हुआ है कि द ब्रिटिश वेयर नेवर ग्रेट फ्रेंड ऑफ द सिख एंड द फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल, और पहला जो अंग्रेज और सिखों के बीच में जो युद्ध हुआ वो तब हुआ जब सिख सेना यानी कि सिख आर्मी ने सतलज क्षेत्र को, या फिर कहे तो सतलज को पार किया। बैटल्स वेयर फॉट एट मुडकी, गिरोध शाह एंड साबाराव इन विच द ब्रिटिश गॉट विक्ट्री। ये जो बैटल है ये कहां हुए, ये जो युद्ध है फर्स्ट एंग्लो सिख वार, ये कहां हुए, तो मुडकी में, गिरोज शाह में एंड साबाराव में, जहां पर तीनों जगह पर अंग्रेजों को जीत मिली। फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर द पंजाब वाज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, और अगले 2 वर्षों तक पंजाब जो है वो सीधा सीधा कहें तो अंग्रेजों के अधीन या फिर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। द ब्रिटिश आर्मी ऑक्युपाइड लाहौर, और जो इनकी राजधानी थी वही ब्रिटिश आर्मी के कब्जे में हो गई, वहां पर अंग्रेजों की पहुंच हो गई, उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अब बचा क्या? द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 वाज फोर्स ऑन द सिख अकॉर्डिंग टू विच द ब्रिटिश ऑक्युपाइड जालंधर दौब। और फिर लाहौर में एक संधि होती है जीते हुए पक्ष और हारे हुए पक्ष के बीच में, जहां पर जीता हुआ पक्ष इंग्लैंड, हारे हुए पक्ष पंजाब, और या फिर कहें तो पंजाब के सिख साम्राज्य से अपनी बातें मनवाता है, हस्ताक्षर करवाता है, और चीजें क्या होती है तो वो यहीं पर लिखा हुआ है। जो सबसे बड़ी बात ये होती है इस ट्रीटी में कि द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में साइन किया जाता है, और यहां पर सिखों को फोर्स किया जाता है या फिर बलपूर्वक उनसे इस पर हस्ताक्षर करवाया जाता है, जिसके तहत अंग्रेजों को जालंधर दोआब जो क्षेत्र है उसको नियंत्रण करने को मिल जाता है, यानी कि वो उसके अधीन चला जाता है। द सिख आर्मी वाज रिड्यूस्ड इन साइज एंड द सिख हैड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, और सिख आर्मी की जो संख्या है वो भी घट जाती है, और सिखों को पेमेंट यानी कि पैसा भी देना पड़ता है, रुपया भी देना पड़ता है ब्रिटिश आर्मी के भरण पोषण के लिए, या फिर कहें तो ब्रिटिश सेना, अंग्रेजों की सेना के भरण पोषण के लिए। दलीप सिंह वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द रूलर ऑफ लाहौर, और दलीप सिंह को लाहौर के शासक के तौर पर माना जाता है या फिर कहा जाए तो जाना जाता है। बिसाइड पेइंग अ हेवी वार इंडेमनिटी दे वेयर forced to hand over Kashmir to the British, who sold it to Raja Gulab Singh Dogra of Jammu for pound 1 लाख। अब यहां पर क्या है, अब ये सारी चीजें तो हो गई, सारा नुकसान तो हो गया, सब बर्बाद तो हो गया, अब और बर्बादी और होती है, अब उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। वही लिखा हुआ है
कि बिसाइड पेइंग ए हैवी वॉर इंडेमनिटी, ये सारी चीजें हो गई। इन सब के अलावा जो युद्ध का जो नुकसान है वो तो इन लोगों ने कर ही लिया। अब उस सिखों ने कर ही लिया। अब उसके बाद दे वर फोर्स्ड टू हैंड ओवर कश्मीर, फिर उनसे कश्मीर को भी बलपूर्वक उनको फोर्स किया जाता है, यानी कि बलपूर्वक उनसे कश्मीर को भी लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब अंग्रेज जो है बलपूर्वक सिखों से कश्मीर को भी लेना चाहते हैं, लेते हैं। तो लिखा हुआ है दे वर फोर्स्ड टू हैंड ओवर कश्मीर टू द ब्रिटिश, कश्मीर जो है वो ब्रिटिश को दे दें, ऐसी ये सारी चीजें जो है वो कही जाती है। हु सोल्ड इट टू, जो इन्होंने राजा गुलाब सिंह डोगरा को, जो कि जम्मू के राजा थे, उन्हें 1 लाख पाउंड में सोल्ड किया था, या फिर सोल्ड किया या फिर बेचा। अब हम लोग बात करेंगे द सेकेंड एंग्लो सिख वार की, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो सिख वार में हम लोगों ने देख लिया कि एंग्लो जो है यानी कि ब्रिटिशर्स जो है वो जीतते हैं और जो सिख साम्राज्य है वो पतन की तरफ चला जाता है, या फिर कहें सीधा सीधा तो सिख साम्राज्य जो है वो हार जाता है। अब हम लोग बात करेंगे द सेकेंड एंग्लो सिख वार की, यानी कि द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध की, जो होता है वर्ष 1848-1849, यानी कि इन 1 वर्षों के दौरान, जिसमें 2 वर्ष इन्वॉल्व होते हैं, 1848 एंड 1849। लिखा हुआ है द सेकेंड एंग्लो सिख वार में द लाहौर ट्रीटी वाज ह्यूमिलिएटिंग फॉर द सिख, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा कि हारने के बाद उन्हें लाहौर में एक संधि पर हस्ताक्षर करवाया जाता है, जिसे ट्रीटी ऑफ लाहौर कहते हैं, जहां पर सारी चीजें जो है वो बर्बाद हो जाती है सिखों के लिए। तो अब ये सारी चीजें जो है उनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करता है, या फिर कहे तो बहुत ज्यादा पीड़ा देता है, या फिर कहे तो वो अपने आप में या फिर अपने नजर में या दूसरों के नजर में गिर जाते हैं, या फिर कहे तो सीधा सीधा कि वो ये सारी चीजों को जो है वो पचा नहीं पाते हैं। उनको शर्म आती है कि ये सारी चीजें आखिर हमारे साथ कैसे हो गई, उस साम्राज्य के साथ कैसे हो गई जो अपने युद्ध कौशल के लिए, अपने ब्रेवरी के लिए, अपने साहस के लिए जाना जाता था, जिसके महाराजा रंजीत सिंह थे। 40 सालों तक उन्होंने शासन किया और 4 साल में हम लोगों ने ऐसे कर लिया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इन लोगों को कचोट रही थी। द सेकेंड वार वाज ट्रिगर्ड बाय अ रिवोल्ट ऑफ द सिख चीफ दीवान मूलराज। अब जो सेकेंड सिख एंग्लो सिख वार हुआ, वो यही जो दीवान थे उस समय के मूलराज, उन्होंने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, और यहीं से दूसरा एंग्लो सिख वार शुरू हो गया। क्योंकि ये सारी चीजें जो है उनको कचोट रही थी कि ये सारी चीजें जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार में हुआ, वो हुआ तो हुआ कैसे, हमारे साथ कैसे हो गया, उस साहसी सेना के साथ कैसे हो गया। द गवर्नर ऑफ मुल्तान इन अप्रैल 1848, जो कि दीवान मूलराज के बारे में लिखा हुआ है कि ये उस समय यानी कि वर्ष 1848 में जब यह एंग्लो सिख वार हुआ, तो ये उस समय मुल्तान के गवर्नर थे। मुल्तान जो है वो एक क्षेत्र है, वो एक एरिया है, वो एक नगर है इसी पंजाब वाले क्षेत्र में। आज वो मुल्तान जो है पाकिस्तान वाले पंजाब में जा चुका है। इंस्टीड ऑफ सप्रेसिंग द रिवोल्ट, लॉर्ड डलहौजी डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द सिख इन अक्टूबर 1848। अब जो उस समय जो लॉर्ड डलहौजी था, वो अब इन सारे विद्रोह को दबाने से ज्यादा अच्छा उसको लगा कि क्यों ना एक युद्ध लड़ लिया जाए, और वो इस विद्रोह को एक युद्ध के तौर पर देखा, और यहां पर फिर एंग्लो सिख वार द्वितीय की शुरुआत हो गई, यानी कि सेकेंड एंग्लो सिख वार शुरू हो गया। उस समय सिख पक्ष से दीवान मूलराज और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड डलहौजी, और ये सारी चीजें जो युद्ध होती है ये अक्टूबर 1848 में शुरू होता है। क्योंकि हम लोग टाइमलाइन देख रहे हैं सेकेंड एंग्लो सिख वार का 1848 टू 1849, 1848 से 1849, तो अक्टूबर 1848 में ये शुरू होता है। बैटल वेयर फॉट एट रामनगर, चिलनवाला एंड गुजरात। ये जो युद्ध है ये 3 जगह पर, एक रामनगर, एक चिलिनवाला और एक गुजरात, इन तीनों जगह पर होता है। द डिसिसिव बैटल वाज फॉट इन गुजरात ऑन फरवरी 13, 1849, और जो निर्णायक युद्ध होता है वो गुजरात में होता है 13 फरवरी 1849 को, इन विच द सिख वेयर कंप्लीटली डिफीटेड, जहां पर सिख जो है वो बुरी तरीके से हार जाते हैं, व्यापक तौर पर हार जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड द
पंजाब टू द ब्रिटिश एम्पायर, और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो है पूरे पंजाब का हरण कर लेता है या फिर अपने कब्जे में ले लेता है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द फेमस कोहिनूर वॉज टेकन अवे एंड वॉज प्रेजेंटेड टू क्वीन विक्टोरिया, और ये वही समय है, सेकेंड एंग्लो सिख वार वाला जो समय है, ये वही समय है जब कोहिनूर को, यानी कि भारत के दुनिया के सबसे महंगे प्रीसियस स्टोन या फिर कहें तो हीरे को भारत से दूसरे देश इंग्लैंड ले जाया गया और क्वीन विक्टोरिया को यह उपहार स्वरूप दे दिया गया, यानी कि अंग्रेजों ने इसे लूट लिया। और यह जो लूट हुई यह सेकेंड एंग्लो सिख वार के समय हुई, जब अंग्रेजों ने सिखों को हरा दिया तो कोहिनूर को भी ये ले गए, अपनी महारानी को उपहार के तौर पर दे दिया। उस समय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था अंग्रेजों के तरफ से। ये जो चित्र है द सेकेंड एंग्लो सिख वार का है, उस समय का चित्र है जो 1848 टू 1849 के बीच में हुआ था। कितना दिन हुआ ही, अक्टूबर 1848 में शुरू हुआ और 13 फरवरी के आसपास 1849 में ये समाप्त हो गया। यही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसी 5-6 महीने में सब कुछ तहस नहस हो गया। जो बचा खुचा था वो भी सिखों का चला गया और साथ ही साथ कोहिनूर भी चला गया, जो आज तक नहीं आया है। भारत के स्वतंत्रता के बाद भी गया 1849 में, आज है 2025, कोहिनूर अभी भी वहीं का वहीं है। अब हम लोग बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह का, इस व्यक्ति का, जो कि यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को दिख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट सिख स्टेट, ये हम लोगों ने पहले बात कर ली है। एज अ चाइल्ड रणजीत सिंह हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड लॉस्ट वन आई परमानेंटली, और बचपन में महाराजा रणजीत सिंह जो है वो स्मॉल पॉक्स से ग्रसित हो गए, जिसके कारण से इनका एक आंख जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, या फिर कहें तो ये एक आंख से दृष्टि बाधित हो गए, या फिर कहें तो ये एक ही आंख से देख पाते थे। ये बचपन में ही इनका एक आंख का रोशनी चला गया। दो नॉट हैंडसम इन अपीयरेंस ही हैड अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी, हालांकि अगर उनके आकर्षण की बात करें, उनके बाहरी दिखावे की बात करें, रूप की बात करें, तो वो उतने ज्यादा सुंदर, उतने ज्यादा आकर्षक नहीं दिखते थे, लेकिन वो अपने व्यक्तित्व के रूप में बहुत ज्यादा आकर्षक थे, बहुत ज्यादा बेहतर थे। क्योंकि पर्सनालिटी जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेट दोनों होते हैं। यहाँ पर उनका एक्सटर्नल, उनका अपीयरेंस, उनका लुक जो है वो शायद उतना बेहतर नहीं था, लेकिन जो उनका इंटरनल ट्रेट था, जो उनके बिहेवियर थे, जो उनकी क्षमता थी, जो उनकी ब्रेवरी थी, ये उनके पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा मजबूत बनाती थी। यानी कि ये बाहर से भले ही उतने आकर्षक न दिखते हों, लेकिन इनका जो अंदरूनी व्यक्तित्व था, जो इनके ओवरऑल व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा आकर्षक बनाता था। क्योंकि एक तो चीज हम लोगों ने यह भी देख ली बाहर के तौर पर कि इनकी एक आंख जो है वो रोशनी नहीं थी उसमें, यानी कि दृष्टि बाधित थी। वंस हिज फॉरेन मिनिस्टर फकीर अजीउद्दीन was asked by Lord Auckland that which of the Maharaja's eyes was missing, एक बार इनके फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री जिसका नाम फकीर अजीजुद्दीन था, उससे लॉर्ड ऑकलैंड पूछता है कि महाराजा की कौन सी आंखें जो है वो मिसिंग है, यानी कि उनका कौन सा आंख जो है वो उसमें रोशनी नहीं है, कौन सा आंख खराब है। तब फकीर अजीउद्दीन जो फॉरेन मिनिस्टर होता है उनका जवाब होता है, he replied, the Maharaja is like the sun who had only one eye, the splendor and the luminosity of his single eye is so much that I have never dared to look at the other eye। यहां पर लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा पूछा जाता है महाराजा रणजीत सिंह के फॉरेन मिनिस्टर, जो उस समय के फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे, फकीर अजीउद्दीन से कि महाराजा का कौन सा आंख जो है वो खराब है। तो फकीर अजीउद्दीन का जवाब आता है, इनका जवाब आता है कि महाराजा जो है वो एक सूर्य की तरह है, वो इतने ज्यादा आकर्षक है, इतना ज्यादा उनका प्रकाश है
इतने ज्यादा वो डायनेमिक हैं कि मुझे उनके किस आंख में रोशनी है और किस आंख में रोशनी नहीं है, इन सारे चीजों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनका जो एक आंख है, जो भी आंख उनका अच्छा है, वो इतना ज्यादा प्रकाशमय है कि मुझे दूसरे आंख को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, या फिर उनको दूसरे आंख की जरूरत भी नहीं है। वो एक आंख से ही इतना प्रकाशमय या फिर इतना ज्यादा प्रकाश फैलाते हैं कि उनकी दूसरे आंख न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने आज तक देखा ही नहीं कि उनका कौन आंख है, कौन आंख में रोशनी है और कौन आंख में रोशनी नहीं है। तो महाराजा जो हैं वो सन की तरह हैं, सूर्य की तरह हैं, प्रकाशमय हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड प्लीज्ड विथ दिस रिप्लाई गिफ्टेड हिज रिस्ट वॉच टू अजीजुद्दीन। और उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो इस जवाब से, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर फकीर अजीजुद्दीन के इस जवाब से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और वह अपना हाथ का घड़ी उपहार स्वरूप इस जवाब के बाद, इस उत्तर के बाद उपहार स्वरूप अजीजुद्दीन को दे देता है। यह था हम लोग का पृष्ठ संख्या 22 पे आने वाले वो सारे चीज। अब हम लोग बढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 23 पर और बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी एंड हिज पॉलिसीज फॉर एक्सपेंशन। लॉर्ड डलहौजी और अगले का क्या नीति था अपने आप को विस्तार करने का, इंग्लैंड को विस्तार करने का, एंग्लो शक्ति को भारत में विस्तार करने का, अब इसकी बात करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के लिए हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो बात करेंगे ये व्यक्ति जो सामने दिख रहा है लॉर्ड डलहौजी और इसके नीति का, जो इसने भारत में एक्सपेंशन के तौर पर, अपने विस्तार के तौर पर बनाया। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।